कानपुर, यूपी का कानपुर, योगी का कानपुर। कानपुर में दंगे और हिंसा के सिलसिले में यूपी पुलिस ने 800 से अधिक लोगों के खिलाफ अब तक केस दर्ज किया है। संदिग्ध मास्टरमाइंड समेत 24 अरेस्ट हैं। दंगे और हिंसा मामले में 12 हिरासत में हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से जब्त किए गए मोबाइल फोन से डेटा रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स की मदद मांगी गई है। पथराव में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए घटना के 200 से अधिक वीडियो क्लिप स्कैन किए जा रहे हैं, लेकिन शक की सुई आकर के टिकी है कहां पर? पीएफआई पर। नमस्ते, मैं राशिद। सूफी खानका एसोसिएशन का कानपुर हिंसा पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ होने की बात की। कानपुर हिंसा में अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का लिंक सामने आ गया है। हिंसा के मास्टरमाइंड आरोपी जफर हयात हाशमी को एसटीएफ ने लखनऊ से अरेस्ट किया। मेरी डिबेट का सवाल नंबर 1, क्या कानपुर दंगों की घातक साजिश पीएफआई ने रची? क्या कानपुर दंगे के स्क्रिप्ट 9 दिन पहले लिखी गई? जफर हयात हाशमी मास्टरमाइंड है या मोहरा? विवादों में रहने के बावजूद अब तक पीएफआई बैन क्यों नहीं? देश में पीएफआई के कितने मॉड्यूल काम कर रहे हैं? क्या पीएफआई के पीछे इंटरनेशनल मास्टरमाइंड है? हिंदुस्तान में पीएफआई को खाद पानी देने का काम कौन कर रहा है? अगले 1 घंटे बहुत बड़ी बहस मैं करने वाला हूं, लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग। कानपुर में दंगे से पहले रुमाल का कनेक्शन सामने आया है। रुमाल के जरिए किया गया इशारा, रुमाल से इशारा हुआ, उसके बाद फिर पथराव किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई है दंगाइयों की हरकत। कानपुर दंगे में पीएफआई कनेक्शन होने का शक सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। भीड़ को रुमाल से कैसे इशारा किया गया? एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें तुरंत ही उतारी जाएं, जहां पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे एक रुमाल के जरिए इशारा किया गया है। इसको पूरी स्क्रीन पर उतारिए आप। एक रुमाल के जरिए किया गया इशारा, यह शख्स इशारा कर रहा है। क्या यह माना जाए कि इसी इशारे की वजह से ही बाद में कानपुर में दंगा भड़का है? यह शख्स कौन है जिसने रुमाल के जरिए इशारा किया है? यह शख्स भीड़ की तरफ क्या कहना चाहता है? यह शख्स किसको आखिरकार रुमाल दिखा रहा है? और आप ये भी देखिए, जैसे ही रुमाल दिखाई गई है, सड़क के दूसरी तरफ से कई लोग आ गए और यही कहा जा रहा है कि कानपुर दंगे में ये रुमाल कनेक्शन है, कानपुर दंगे का पीएफआई कनेक्शन है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि रुमाल के जरिए क्या इशारा करने की कोशिश की गई है? क्या रुमाल के जरिए पहले से प्लान किया गया था? यह रुमाल दिखाने के बाद ही क्या बवाल कटा है? एक शख्स रुमाल दिखा रहा है, कानपुर में दूसरी तरफ से कई लोग निकल करके आ रहे हैं। क्या रुमाल के जरिए पहले से प्लानिंग की गई थी? क्या यही रुमाल जो है कोडवर्ड है? भीड़ को रुमाल से कैसे इशारा किया गया है? तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी के कानपुर में दंगा भड़कने के दौरान का एक वीडियो जो एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है, वो अभी हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक शख्स हवा में रुमाल लहरा रहा है। रुमाल लहराने का मतलब क्या समझा जाए? जैसे ये शख्स हवा में रुमाल लहराता है, दूसरी तरफ से कई उपद्रवी, कई बवाली, हिंसा करने वाले लोग चले आते हैं, हाथ में लाठी लिए, पत्थर लिए, और इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि घातक हथियार भी कई लोगों ने लिए हुए थे। ये शख्स कौन है जो रुमाल से इशारा कर रहा है? क्या ये शख्स मास्टरमाइंड है या मोहरा है? इस शख्स को डायरेक्शन कौन दे रहा है? इस शख्स को ऑर्डर कौन दे रहा है? रुमाल के जरिए ऑर्डर देने की कोशिश कौन कर रहा था? योगी के यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश किसने की है? यही रुमाल सबसे बड़ा इशारा है। कानपुर दंगे के पीएफआई कनेक्शन को लेकर सूफी खान का क्या कहना है, सुनिए। रहमानी के द्वारा बयान दिलवाना, उस बयान के बाद सुनियोजित तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पीएफआई द्वारा लोगों को आमंत्रित करना कि कानपुर में पीएफआई का कनेक्शन है, और उसी कनेक्शन के संबंध में स्थानीय जो गुंडों का गैंग रहा है, उस गैंग के साथ इसके संबंधों की जांच की जा रही है। तो मेरी तमाम आला अफसरान से और उत्तर प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से पुरखुलूस गुजारिश है, इसमें पीएफआई की संलिप्तता यदि मिलती है तो पीएफआई को अविलंब प्रतिबंधित कर दिया जाए। कानपुर हिंसा को लेकर एक्शन में आ गया है प्रशासन। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। छापामारी की जा रही है, दबिश डाली जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, एक एक फ्रेम देखा जा रहा है। आरोपियों की पहचान करने के लिए 40 से ज्यादा लोगों पर नामजद केस दर्ज किए गए हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी की गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, ज्वाइंट सीपी से इंडिया न्यूज ने बात की है। आनंद प्रकाश तिवारी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव। देखिए, छुट्टी का दिन है और उम्मीद जताई जा रही थी कि आज 5 तारीख हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं। सर लगातार कल से यहाँ पर मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा, क्या सर क्या व्यवस्थाएं हैं?
विशेष पुलिस नहीं, हम लोग अपना यहाँ पे कोई इंसिडेंट ना हो, पूरा एरिया जो है इंसिडेंट फ्री रहे, इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम पिछले 2 दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं। हम आज भी अपना काम करेंगे। सर 5 तारीख के लिए कहा गया था कि मैसेज चले थे, तो क्या व्यवस्था की गई आज 5 तारीख के लिए? नहीं, ये 5 तारीख को बंद कॉल इन्होंने दिया था, बाद में इन्होंने बंद कॉल विड्रॉ भी किया है और अब हम लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में डिप्लॉयड हैं। वी आर एबल टू कंटेन एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट इफ समवन विल ट्राई टू डू। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा और अगर ऐसा होता है तो जो कानून में दी गई शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हुए स्थिति को सामान्य रखने के लिए हर संभव प्रयास और कदम उठाए जाएंगे। सर हमारे साथ जॉइंट सीपी जो लगातार कल से यहाँ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे प्रकरण पे लगातार मौजूद है, घटनास्थल मौजूद है, लगातार चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन पे नजर बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। शिवराज साहू मेरे वो सहयोगी हैं कानपुर से जिन्होंने जमीनी हकीकत हमें बताई है और जो पूरी टीम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कानपुर में क्या हुआ, पिछले 9 दिन में स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, पीएफआई कनेक्शन क्या है, ये सब कुछ शिवराज साहू इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ तक क्या चल रहा है ये रवि मुझे बताएंगे, उसके बाद डिबेट में ओपन करूंगा शिवराज, मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ एक ही विजुअल पर आज की तारीख में है जो ठीक टीवी स्क्रीन पर नीचे चल रहा है और वो है ये रुमाल की तस्वीरें। एक शख्स है जो हाथ में ऐसे एक सफेद रंग का रुमाल लहरा रहा है और उधर से फिर बहुत बड़ी तादाद में लोग भागते हुए आ रहे हैं जो उपद्रवी नजर आ रहे हैं। ये रुमाल का कनेक्शन क्या है, ये रुमाल का सस्पेंस क्या है, रुमाल के जरिए इशारा क्या दिया गया है, शिवराज साहू? जी राजेश जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जो शख्स रुमाल हिला रहा है ये एक इशारा है, इसको एक कोड वर्ड कहा जा सकता है। जितना ग्राउंड लेवल पर जो इंडिया न्यूज की टीम ने जो यहाँ पर लोगों से बात की है, जानकारी की है, जो उनको जानकारी मिल पाई है, तो ये रुमाल कनेक्शन ये है कि कहीं ना कहीं वो रुमाल एक इशारे के रूप में काम किया गया है, एक कोड वर्ड के रूप में काम किया गया है कि उस रुमाल को देखने के बाद ही जो शिवराज एक मिनट, शिवराज साहू एक मिनट, शिवराज सिर्फ एक मिनट, रवि के पास में चलते हैं और आप दोनों मेरे साथ पूरी डिबेट में 1 घंटे तक रहेंगे। आप भी कोई सवाल अगर डिबेट में गेस्ट से करना चाहें, चूंकि आप लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, सीधे आप गेस्ट से अपना हाथ उठाइएगा, मैं आप लोगों का सवाल लूंगा। रवि, क्योंकि अब कानपुर का कनेक्शन, कानपुर दंगे का कनेक्शन के साथ में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आ रहा है। क्या है पीएफआई, कब बना पीएफआई, पीएफआई के गुनाह कितने हैं, पीएफआई के गुनाहों की लिस्ट क्या है, ये सब कुछ टीवी स्क्रीन पर नीचे चला है। पीएफआई के कितने मॉड्यूल यूपी में काम कर रहे हैं, कानपुर कनेक्शन, कानपुर दंगा कनेक्शन पीएफआई का जो निकल करके आया, पीएफआई का कौन सा मास्टरमाइंड है जो कानपुर में काम करता है? देखिए, अगर कल की बात करें तो कल जिस तरीके से हजरतगंज इलाके से जो मेन आरोपी जो बताया जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो हयात जफर हाशमी, इसको पकड़ा गया है लखनऊ हजरतगंज इलाके से, तो इसको ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर फिर से शिवराज साहू आपके पास आते हुए, शिवराज साहू फिर से आपके पास आते हुए, ये जो जफर हयात हाशमी है ये कितने दिन से एक्टिव है कानपुर से लेकर के लखनऊ तक में, ये किस बैनर तले काम कर रहा था, इसके साथी कौन कौन से हैं, और जफर हयात हाशमी मास्टरमाइंड है या मोहरा है? अगर मोहरा है तो साजिश का असली चेहरा कौन है? जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जो हाशमी है उसने अपने एक संस्था बना रखी है MM जौहर फैंस एसोसिएशन, इसमें कई मुस्लिम युवक जुड़े हुए हैं। 2008 से अब तक इसके ऊपर 9 मुकदमे कानपुर में दर्ज किए जा चुके हैं। जिसके पहले भी CNRC दंगे में इसका नाम प्रकाश में आया था, लेकिन किसी कारणवश ये उसमें बच गया था, उसमें पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा था। क्या कारण है उसकी बात जांच के बाद ही खुलासे हो सकते हैं, लेकिन उसमें नाम प्रकाश में आया था CNRC दंगे में। और खूब शिवराज आप रुक जाइए, शिवराज आप रुक जाइए, रवि आप भी रुके रहें। और रवि और शिवराज, जैसा कि मैंने कहा है कि मेरे डिबेट में आप रहेंगे, हर 1-1 मिनट पर मैं आपके पास में आऊंगा क्योंकि कई बड़े खुलासे हमें करने हैं। रुमाल को लेकर के एक बड़ा खुलासा हमने किया है, पीएफआई को लेकर के खुलासा किया है, इसके अलावा कई एक्सपोजे हैं जिनके लिए मैं बीच बीच में ग्राउंड जीरो पर जाता रहूंगा। शिवराज आपके पास भी, रवि आपके पास भी। यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी, जावेद अहमद नेता समाजवादी पार्टी, अजय अरोड़ा नेता कांग्रेस मेरे साथ में जुड़े हैं। यासिर भाई बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर मेरी डिबेट में आप जुड़ते रहते हैं, हालांकि मित्र हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद जो रहता है उसे लेकर के मैं कर्कश सवाल आपसे पूछा करता हूं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उन सवालों को उसी स्पिरिट के साथ में उसका जवाब देते हैं। मेरा पहला सवाल भी शूल सरीखा ही आपको चुभेगा। यासिर भाई, हिजाब विवाद के पीछे पीएफआई, सीए के खिलाफ प्रदर्शन के पीछे पीएफआई,
शाहीन बाग में जो किया गया इसके पीछे पीएफआई, दिल्ली में दंगे किए गए इसके पीछे पीएफआई, कानपुर में दंगे होते हैं इसके पीछे भी पीएफआई, कर्नाटक से लेकर के केरल तक पीएफआई, यूपी से लेकर के एमपी तक पीएफआई। पीएफआई की अभी तक शामत क्यों नहीं आई, यह सबसे बड़ा सवाल है। पीएफआई को पैन इंडिया अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया है फॉर्मली। पीएफआई के कनेक्शन सिमी के साथ भी लिंक रह करके सामने आते हैं, कभी हुजी के साथ में लिंक सामने आते हैं, अभी तक बैन क्यों नहीं किया। देखिए, आप बिल्कुल सवाल आपके बहुत तार्किक और तीखे रहते हैं और मैं जवाब देने की हर बार कोशिश करता हूं। ये संगठित और सुनियोजित तरीके से जो काम करते हैं, ये अलग अलग इन्होंने अपने धड़े बना रखी हैं, ब्रांचेस खोल रखा है और अलग अलग नाम से अपने आप को चेंज करके इनकी जो मूल धारणा है, भारत में रह के जो काम करते हैं, ये भारत के सौहार्द को, भारत के भाईचारा को, भारत की एक जो अटूट बंधन वाली संस्कृति है उस पे प्रहार करने के लिए ये जाने जाते हैं। माफी के साथ आपको ठीक 30 सेकंड के लिए रोकूंगा, यहीं से अपनी बात आप आगे बढ़ाएंगे, यहीं से अपनी बात आप आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे साथ में चूंकि इंडिया न्यूज संवाददाता रवि भी मेरे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। रवि, आप मेरे वो कलीग हैं जो पीएफआई को ट्रैक कर रहे हैं, पीएफआई के गुनाहों की लिस्ट को ट्रैक कर रहे हैं। ये जफर हयात हाशमी, अभी तक इंटरोगेशन में इसने क्या क्या उगला है, इसके साथी कहां कहां पर रहते हैं, क्या किसी पीएफआई के मॉड्यूल के साथ में जफर हयात हाशमी का डायरेक्ट लिंक सामने आया या फिर नहीं। जफर हयात हाशमी ऑपरेशनल कानपुर में कब रहा, लखनऊ तक कब रहा, इसके नेटवर्क क्या है रवि। देखिए, एक यूट्यूब चैनल की जानकारी मिली है, यूट्यूब चैनल चला जा रहा है, उसके जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश वो की गई थी। साफ तौर पे अगर बात करें, कानपुर में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एफआईआर दर्ज की, उसके बाद एक के बाद एक धरपकड़ शुरू हुई। तो 18 जो लोग थे वो शुक्रवार को पकड़े गए और 6 लोग जिसमें से मुख्य जो साजिश करता है वो भी उसमें शामिल है। इसको मिला कुल 24 लोग गिरफ्तारी हो चुकी, 36 लोग और ऐसे जो कि पुलिस के निशाने पर सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ली जा रही है, बहुत सारी वीडियो फुटेज मिले हैं उसकी मदद ली जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बहुत सारे लोग थे वो इस पूरे शामिल थे उस पूरे मामले में, और पूरा जो घटनाक्रम था वो सुनियोजित ढंग से था, यानी पूरी साजिश रची गई थी, उसके बाद पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। हालांकि वीडियो में क्या क्या मिला है, शिवराज वीडियो के कितने फ्रेम हैं, कितने फुटेज हैं, कितने जीबी का डेटा है, वीडियो में क्या क्या मिला है, इंटरसेप्ट में क्या क्या मिला है, क्या कोई इंटरनेशनल लिंक भी है। शिवराज साहू, शिवराज साहू आपकी आवाज शायद म्यूट है, आप अपना जो वीडियो है से अनम्यूट करें, आप फिर बोलें, म्यूट हो गए आप। जी 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 बोलें। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से जो पुलिस को वीडियो मिले हैं, हालांकि उपद्रवियों ने कई सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे जो उनकी नजर में आए थे, जो उनकी नजर से बच गए थे, वो सीसीटीवी कैमरों के जो फुटेज है वो पुलिस के हाथ लग गए हैं, उसमें उनकी पहचान की जा रही है उपद्रवियों की। और जिस प्रकार से, क्योंकि यासिर भाई को मैंने बीच में रोक दिया था, आप दोनों रहे मेरे साथ में, फिर से रवि आपके पास भी और शिवराज आपके पास भी आऊंगा। यासिर भाई बीच में मैंने आपको रोक दिया था, माफी चाहूंगा, अपनी बात आगे बढ़ाएं। लेकिन साथ ही आप बताएं, गृह मंत्रालय आपके अधीन, केंद्र सरकार आपकी, यूपी सरकार आपकी, सीबीआई आपकी, सीआईडी आपकी, ईडी आपकी, एजेंसीज आपकी, पुलिस आपकी, फिर भी पीएफआई बैन क्यों नहीं। देखिए, आप तो बहुत ही तार्किक डिबेट के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही रिसर्च के साथ करते हैं। ये सारी एजेंसियां सरकार की हैं और लगातार काम कर रही हैं। मैं जो बात कह रहा था कि पीएफआई का जो काम करने का तरीका है वो अपने मॉड्यूल में हमेशा चेंजेस लाते हैं। यहाँ देखिए, कानपुर में आपको समझने की जरूरत है, परेड, चमनगंज, बेकनगंज, ये इलाके कौन से हैं? ये इलाके अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम वर्ग का, जो अल्पसंख्यक वर्ग का जो मुस्लिम वर्ग है, जो सबसे बड़ा समूह है, वो बहुतायत तौर पे ये लोग वहां पे रहते हैं। और यही आप देखेंगे कि जब सीए एनआरसी का मामला आया था, या जब भी पीएफआई का इस तरह से सौहार्द बिगाड़ने में नाम आता है, तो वो इलाके हैं मुस्लिम बाहुल इलाके, चाहे भारत के किसी भी शहर का, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, दिल्ली हो, कॉस्मोपॉलिटन हो, मेट्रोपॉलिटन हो, ये काम करने का तरीका इनका कहीं ना कहीं जुड़ता जरूर एक है, लेकिन ये नाम बदल लेते हैं। बट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, और खास करके कानपुर के मसले में जो लोकल इनपुट, यासिर भाई उसके सहारे सारी बातें मान ली मैंने, आपने कहा एजेंसीज काम कर रही है, मैंने मान लिया। आपने ये कहा कि एजेंसीज ईमानदारी से काम कर रही है, मैंने मान लिया, फेस वैल्यू पे मैंने सारी बात आपकी मान ली। और मैं ये भी जानता हूं कि आप अपनी बात जब भी कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं और सच्ची बात कहते हैं, इतना मैं जानता हूं पर्सनली आपके बारे में। लेकिन एक बात ये बताएं आप, मैंने शुरुआत में ये बोला था ना कि हिजाब विवाद के पीछे पीएफआई, शाहीन बाग विवाद के पीछे पीएफआई, दिल्ली दंगे के पीछे पीएफआई, जगह जगह दंगों के पीछे पीएफआई, कर्नाटक केरल तक पीएफआई, महाराष्ट्र एमपी यूपी दिल्ली तक भी पीएफआई।
तो पीएफआई बैन क्यों नहीं? अभी तक मैं समझ नहीं पाया। एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा, एजेंसीज ने पीएफआई के कई ऑफिसर्स पर छापा मारा, कई जगह पर पीएफआई बैन करने की बात आई, पीएफआई के सिमी से लिंक भी सामने आए, तो फिर पीएफआई अभी तक बैन क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया आपने यासिर भाई। इंतजार किस बात का है? नहीं, पीएफआई के अगर कारकुन जो भी इन्वॉल्व होते हैं उन पे आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता है और हुए हैं। हमने कई केसेस में देखे हैं, जिन केसेस के आपने नाम लिए, जगतपुरी, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, भोपाल, बिहार का वो शहर जहाँ पे इन्होंने सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी, कर्नाटक में लगातार कर रहे हैं, केरला में इनका बार बार नाम आया है। इनके जावेद अहमद जी इंतजार कर रहे हैं। अब जावेद अहमद जी इंतजार कर रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। जावेद अहमद जी बीच में आप आ सकते हैं, आपका टेक क्या है? एक रुमाल के जरिए दंगा भड़काया गया, एक रुमाल के जरिए भीड़ को उकसाया गया, पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है। यासिर जिलानी का ये कहना है पीएफआई ठीक उसी जगह को निशाना बनाते हैं, पीएफआई वाले, इनका मॉड्यूल ठीक उसी तरह से काम करता है जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, बल्कि यूं कहें मुस्लिम समुदाय के लोग जहां पर ज्यादा होते हैं, पीएफआई वाले वहीं पर निशाना बनाते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं और मुसलमान समुदाय को बलि का बकरा बनाया जाता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका टेक क्या है जावेद जी? देखिए राशिद भाई, जो यासिर साहब ने बहुत सी चीजें बताई, जब यासिर साहब को इतनी बातें पता है तो सरकार क्यों हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई? मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ हुआ कानपुर में या कहीं पर भी इस तरीके की बातें होती है वो तकलीफ दे होती है। और ये इसके पीछे ये कि हमने मौका क्यों दिया, ये मौका किसने दिया? ये मौका तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया किसी संगठन को ये सब करने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, ये बताइए कि पत्थर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मार रहे थे? आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मुसलमानों, आप जरा सा इंसाफ की बात करिए। आप समाजवादी पार्टी से हैं, मुझे मालूम है, लेकिन क्या जरूरत है पत्थर मारने की उन नौजवानों को भड़का के जो नौजवान गरीब हैं? जो आप बताएंगे कि पीएफआई का कोई बड़ा लीडर, उसका लड़का आपके आके पत्थर मार के गया, या जो एमआईएम के लीडर आपको भड़काते हैं बार बार टीवी के माध्यम से, नहीं भड़काते हैं, ये सब आपके स्टार प्रचारक हैं। जाएंगे तो आप सुनेंगे, अब आप अगर ऐसे बोलेंगे तो मैं तो ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। जावेद जी आप बोले, जावेद जी को एक बात सुने, यासिर भाई जावेद जी को एक बात सुने, बोले जावेद भाई बोले, पर्सनल नहीं होंगे, एक बात बोले, क्योंकि बहुत देर से रवि इंतजार कर रहे हैं मेरा, मैं लखनऊ भी मुझे जाना है, अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं, बोले करने के लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक है जावेद भाई बोलिए। देखिए यासिर साहब, बहुत साफ सी बात है, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री ने पढ़कर इस चीज को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। हमने मौका क्यों दिया ऐसे लोगों कि अगर नुपुर शर्मा के विरुद्ध अगर पार्टी कार्रवाई कर लेती, या 100 मोटो अगर दिल्ली में उन्होंने किसी चैनल पे बैठ के कहा था या नोएडा में कहा था, तो सरकार अगर 100 मोटो लेती, स्वतः संज्ञान लेकर अगर एक मुकदमा दर्ज कर लेती, तो ये आक्रोश जो व्यक्त हुआ है, जो लोगों ने कहा है, इसका अवसर क्यों मिलता? पहली चीज यासिर भाई सवाल लॉजिकल है, यासिर भाई सवाल लॉजिकल है कि अगर आपकी किसी नेता, अगर आपकी किसी नेता ने टीवी डिबेट में विवादास्पद बयान दिया है, हाँ, अगर आपकी किसी नेता ने किसी धर्म विशेष के पैगंबर को लेकर टीवी डिबेट में कोई बयान दिया है, अगर आप लोग सो मोटो एक्शन लेते तो फिर आज की तारीख में ये नौबत ना आती है। कहना है जावेद जी का, यानी 9 दिन तक इस गर्मी को सुलगने का मौका दिया गया। बहुत जल्दी रिबट करें, उसके बाद ग्राउंड जीरो जाऊंगा। अजय अरोड़ा जी मेरा इंतजार करें। यासिर भाई क्विक रिबटल, जावेद जी इंतजार कर रहे हैं। जावेद जी सुनिए, आप जावेद जी जवाब सुनिए, आपने जितने आरोप लगाए उसका जवाब सुनिए। यासिर भाई आइए, बीच में आइए। आरोप नहीं है, ये बात है जो सत्य। हाँ ठीक है। पहचान, हमारी जो पहचान है, हमारा जो वजूद है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन, और हम उन सब को, आप, मैं, जावेद भाई बैठे हुए सब मानने वाले हैं। वो उनके लिए सब कुछ कुर्बान है। लेकिन क्या उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो उन्होंने शिक्षा दिया, शांति के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने इत्तेहाद, इखलाक और भाईचारा का पैगाम दिया। उन्होंने तो खुद अपने वक्त में भी जब होली वॉर हुई तो उन्होंने ऑफेंसिव नहीं, डिफेंसिव। अजय अरोड़ा जी, ओके ठीक है, यासिर भाई अपनी बात अपने के लिए। अजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अजय जी 18 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस के। अजय अरोड़ा जी, कानपुर में दंगे का जिम्मेदार कौन? कानपुर में दंगे का जिम्मेदार कौन? अजय अरोड़ा जी। जरूरत क्यों? राशिद जी, अभी जब कुमार रवि और आपके दूसरे साहू जी जब बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात की स्टार्टिंग में, सुनियोजित
जब चीज सुनियोजित होती है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, सरकार किसकी, पुलिस किसकी, ईडी किसकी, सीबीआई किसकी, ये दायित्व किसका है? राज्य की सरकार का। ठीक है। और गृह मंत्रालय भी इनका है देश में। और तो और कल प्रधानमंत्री भी वहीं थे और अजय मुख्यमंत्री जी यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। अजय जी यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। रवि मेरा इंतजार कर रहा है। रवि के पास में 6 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। रवि 6 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके पास में क्या है अभी कानपुर दंगों को लेकर? रवि और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी करीब जो गिरफ्तारी है वो 24 लोगों की हो चुकी है, जिसमें मास्टरमाइंड भी शामिल है। हालांकि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन 36 लोग हैं ऐसे जो चिन्हित कर लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है पहले कानपुर और फिर लखनऊ से 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और अभी इसमें विभिन्न अलग अलग जो एंगल है उन सभी एंगलों पर जांच हो रही है। रवि ये बताइए पीएफआई का विस्तार यूपी में कहां पर है? कानपुर लखनऊ तो हम जानते हैं, लेकिन पीएफआई का विस्तार यूपी में कहां पर है? देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से कल हमने इस मामले में सवाल भी पूछा था। उन्होंने साफ किया था कि पीएफआई कनेक्शन को लेकर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन अभी वो जांच का विषय है। जांच के आधार पर जब बाकी के लोग उनकी रिमांड मांगी जाएगी, रिमांड मिल जाती है तो उसमें पूछताछ की जाएगी और सभी कनेक्शन तलाशा जाएगा। सोशल मीडिया पे किस तरह एक्टिव थे, यूट्यूब चैनल मिला है, वो यूट्यूब चैनल को चलाने के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए, ग्रुप चल रहे थे, अगर तो ग्रुप्स में कैसे सोशल मीडिया किस तरीके इस्तेमाल हो रहा है, यानी सोशल मीडिया का अहम रोल है, उस पर ही कहीं ना कहीं नजर है। रवि सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। शिवराज साहू के पास में बहुत बड़ी खबर है। शिवराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर 9 दिन पहले ही पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे कानपुर में, अगर हफ्ता 8 दिन पहले, शिवराज को स्क्रीन पर लेकर के आइए, इंडिया न्यूज संवाददाता कानपुर के शिवराज साहू, अगर 9 दिन पहले ही पोस्टर लगा दिए गए थे, अगर 9 दिन पहले ही सोशल मीडिया के जरिए भड़काने की कोशिश की जा रही थी, तो फिर यूपी पुलिस कर क्या रही थी? 9 दिन तक अगर भड़काने की कोशिश की गई है तो यूपी पुलिस के कानों पर जू क्यों नहीं रहेंगी? एलआईयू को क्या किसी भी तरह का आभास नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बात की जाए तो कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस की चूक हुई है। जो उसके एलआईयू है, जो उसके खुफिया तंत्र, वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, या तो फेल हुए हैं या लापरवाही हुई है। क्योंकि लगातार 2 दिन पहले पोस्टर लगा दिए गए थे और आह्वान किया गया था कि बाजार बंद किया जाएगा, गिरफ्तारी दी जाएगी। हालांकि अधिकारियों ने ये बात कही कि उन लोगों से बात करके 3 तारीख के बजाय 5 तारीख इसके बाद रवि के पास जाऊंगा, लेकिन अजय अरोड़ा जी ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। अजय जी अपनी बात जहां से आपने छोड़ी थी वहीं से अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। आपका ये कहना था ईडी, सीबीआई, सीआईडी, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, यूपी सरकार सब कुछ बीजेपी की है, तो फिर आखिरकार कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? बताएं, आप आगे बोलें। बिल्कुल राशिद भैया, जब कुमार रवि जी भी बात कर रहे थे, इन्होंने भी ये कहा कि जब पोस्टर लग गए थे 2 दिन पहले पता लग गया था तो खुफिया विभाग क्या कर रहा था। और ताली दोनों हाथ से बजती है। किसी भी नेता को, किसी भी धार्मिक राजनीतिक नेता को कोई ऐसा बयान नहीं देना जैसे नुपुर जी ने दिया, तो कहीं ना कहीं चिंगारी, अगर हम चिंगारी छोड़ेंगे राशिद भाई तो आग लगनी तय है। हमें चिंगारियां नहीं छोड़नी। और यासिर जिलानी, अजय अरोड़ा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चिंगारी छोड़ते हैं। अब चिंगारी क्या छोड़ी तभी दिल्ली में दंगे हुए? क्या चिंगारी छोड़ी तभी जहांगीरपुरी में दंगे हुए? चिंगारी छोड़ी तभी राजस्थान में हुए, गुजरात में हुए? एकाएक ये संयोग है या फिर प्रयोग? अब कानपुर संयोग या प्रयोग? यासिर भाई, राशिद भाई, अजय भाई भी सच्चाई जानते हैं कि किस तरीके से ये प्रयोग बार बार करते हैं जो विपक्ष के लोग हैं, जो दिशाहीन लोग हैं, और वो उन नौजवानों का इस्तेमाल करते हैं जो बाद में उनकी डेस्टिनेशन जेल होती है। उन्हें समझ में नहीं है, उनको आप जैसे जो समाज जावेद अहमद जी, दिशाहीन युवाओं का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ा आरोप। जावेद अहमद जी, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी, जावेद अहमद वर्सेस यासिर जिलानी, दोनों को ले आए स्क्रीन पे। बीजेपी का है, ये गलत सरकार कह रहे हैं, ये पूरी तरीके से अपनी नाकामियों को छिपाने का आरोप है। यासिर जिलानी, नाकामियों को छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ आप लोग गेंद को टॉस कर देते हैं। महंगाई के सवाल पर जावेद भाई देखिए, ये जो चीजें हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में सीधे कश्मीर केंद्र सरकार के नियंत्रण में जो नाकामियां हो रही है, बुरी तरीके से आ रही है, ब्राह्मणों की और वहाँ के दलितों की हत्याएं, आपको अब सरकार नाकामी छिपाने के लिए समझेंगे की बात करती है। अरे मुझे बताइए झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी उस समय पीएफआई पे फाइन लगा था, अदालत से वो फाइन क्यों हटा? आप क्यों नहीं उसके खिलाफ पुख्ता? शिवराज साहू, ठीक है, बीच में फिर से हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। शिवराज साहू के पास में शिवराज का ये बात सच है कि नाम पूछ करके लोगों के साथ में मारपीट की गई है? क्या ये बात सच है? क्या धर्म पूछ करके मारपीट की गई है? क्या पहले मजहब जाना है, उसके बाद लोगों ने पत्थरबाजी की है? शिवराज, सभी लोग रुक जाएं, शिवराज साहू का ऑडियो ऑफ किया जाए। शिवराज बात बताएं।
ये एक घटना सामने यहाँ पर आई है। जब उपद्रवियों ने उपद्रव किया, उसके बाद एक रिक्शा चालक था जो उसका सर फटा हुआ था, उससे बातचीत की गई तो उसने बताया कि कुछ भीड़ एकदम से आई और भीड़ ने नाम पूछा पहले, और जब मैंने अपना नाम बताया उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो रही हैं कुछ ना कुछ सुनियोजित रही हैं और पहले से प्रकरण की पूरा रूपरेखा तैयार की गई थी। तो माहौल को खराब करने के लिए पूरी तैयारी लमसम। रवि, हमने पिछले दिनों ये देखा है उत्तर प्रदेश को लेकर के ये कहा जाता है कि एक जगह अगर कहीं पर भी बिल्कुल अवध इलाके में, चूंकि यूपी कई हिस्सों में बटा हुआ है ना, पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, अवध है, बुंदेलखंड है, रोहिलखंड है। अवध इलाके में आप फर्ज कीजिए कि कानपुर से लेकर के लखनऊ तक में अगर कहीं पर भी माहौल खराब होता है तो फिर उसकी चिंगारी बाकी जगह पर भी फैलने लगती है। इस चीज से बचने के लिए अभी यूपी पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? क्योंकि बहुत लोगों की गिरफ्तारियों को तो अंजाम दिया गया है, बल्कि कई लोगों पर स्ट्राइक की गई है एक तरीके से, अगर मैं कहूं तो सही होगा, क्योंकि यूपी में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ये पसंद नहीं है कि कानून को कोई भी अपने हाथ में ले। तो आगे आने वाले दिनों में ये सुनिश्चित करने के लिए कि कानपुर के साथ साथ बाकी आसपास के इलाके, चाहे वो लखनऊ हो, सुल्तानपुर हो, फैजाबाद हो, यानी अयोध्या हो, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, इन सभी इलाकों में शांति बनी रहे, इसके लिए क्या किया जा रहा है? कानपुर घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई और कई जगह पर पुलिस गश्त करती नजर आई। यानी कि पुलिस ने एक साफ तौर पर इसे एक मैसेज के रूप में लिया कि कानपुर की किसी घटना हुई है, वैसी घटना उत्तर प्रदेश में कहीं और देखने को न मिले। इसके लिए जो जिम्मेदार अफसर थे उस जिले के, उन्होंने कहीं ना कहीं एक रूट मार्च निकालकर एक मैसेज देने की कोशिश की, शांति व्यवस्था बनी रही। और बाकायदा लोगों से अपील भी की गई कि कानपुर की घटना का असर बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं देखने को न मिले। मैं जानना ये चाहता हूँ, शिवराज साहू आपके जरिए जानना चाहता हूँ, एक मिनट रवि रुक जाइए, रवि एक मिनट रुक जाइए आप, उसके बाद अजय अरोड़ा जी आपके पास भी आ रहा हूँ। रवि, शिवराज साहू, कितनी देर तक कानपुर का माहौल गर्म रहा? मैं बिल्कुल फ्रेम दर फ्रेम एक एक चीज समझना चाहूंगा। कितनी देर तक कानपुर का माहौल गर्म रहा? कितने इलाकों में हिंसा भड़की है? कितने इलाकों में ये तपिश झेली गई है? कितने लोग लगभग इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम ये जान पाएं कि कनेक्शंस कहां कहां तक गए हैं? एक एक इलाका बताइए। कितनी देर तक माहौल गर्म रहा ये बताइए, कितनी देर के बाद हालात कंट्रोल में आए ये भी बताइए। शिवराज जी बिल्कुल राजेश जी, आपको एक एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से जो पहले नमाज होती है और नमाज के बाद 2 बजे भीड़ निकलती है, भीड़ निकलने के बाद कुछ लोग जाते हैं बाजार में, मार्केट बंद कराने की कोशिश करते हैं, परेड बाजार, मूलगंज बाजार, और जब बाजार बंद, मार्केट बंद करने से कुछ लोग मना करते हैं तो अचानक भीड़ हावी होने लगती है और उग्र होने लगती है। देखते ही देखते काफी संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ सड़क पे आती है और उसके बाद एक ठेले पे अधे गुम्मे रख के लाए जाते हैं कुछ युवकों के द्वारा और लगातार सड़कों पर अधे गुम्मे फेंकना शुरू कर दिया था। क्योंकि उस दिन वीवीआईपी थे कानपुर में, महामहिम राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे और मोदी जी थे, योगी जी थे, सभी लोग कानपुर में मौजूद थे। तो प्रशासन ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनकी सुरक्षा में लगा हुआ था। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और जो सिपाही थे वो बहुत। अभी तक पता चल पाया ये रुमाल वाला कौन है? ये रुमाल वाला जो अभी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ऐसे ऐसे रुमाल लहरा रहा है, क्या पता चल पाया ये कौन है? जी अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है कि जो जिसने रुमाल हिला के लोगों को इशारा किया और उसके बाद भीड़ एकदम से रोड पे आई, लेकिन अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई। कौन सी जगह है ये जगह कौन सी है कानपुर की? कौन सा मोहल्ला है? जी ये परेड है, नई सड़क जो आप देख पा रहे हैं। नई सड़क परेड है। कौन सी जगह? शिवराज एक बार फिर से बताइए, मैं सुन नहीं पाया। परेड और नई सड़क, परेड की नई सड़क की। अच्छा। और ये रुमाल एक बार फिर से देखें आप, क्योंकि ये रुमाल का जो वीडियो है ना, अपने आप में बहुत खतरनाक इशारा कर रहा है। एक रुमाल लहराई, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए शख्स ने रुमाल जैसे ही लहराई गई, उसके बाद दूसरी तरफ से एकाएक भीड़ इकट्ठा होकर के आने लगी। इस भीड़ ने हिंसा फैलाई है, इस भीड़ ने उपद्रव की है। और ये जो फ्रेम है ना वीडियो का, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है, यही फ्रेम खतरनाक इशारा कर रहा है। अजय अरोड़ा जी, खतरनाक इशारा तो एक और भी है। अजय अरोड़ा जी, नेता कांग्रेस को स्क्रीन पर लेकर के आया जाए। अजय अरोड़ा जी, जहांगीरपुरी में कुछ होता है हिंदू मुसलमान, ज्ञानवापी के नाम पर कुछ होता है हिंदू मुसलमान, मथुरा में कुछ हो रहा है तो हिंदू मुसलमान, अयोध्या में हिंदू मुसलमान, जहांगीरपुरी मैंने नाम ले ही लिया है, बनासकांठा से लेकर के साबरकांठा तक अगर कुछ होता है, रामनवमी के दिन भी अगर कुछ हो रहा है तो हिंदू मुसलमान, कानपुर में भी कुछ हो रहा है हिंदू मुसलमान। ये देश के लिए कितना खतरनाक इशारा है? अजय अरोड़ा जी। राशिद जी, 8 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए और 8 वर्ष से हिंदू मुसलमान हो रहा है, खुल के हो रहा है, खुल के। पहले जब सत्ता में नहीं थे तो दबी आवाज में होता था, खुल के कर रहे हैं। और जहां तक सबसे पहले आज आदित्य योगीनाथ जी का जन्म दिवस है, मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो टीवी स्क्रीन पे आए और राशिद भाई को इंटरव्यू दें और बोले कि आज अपने जन्मदिन पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं उत्तर प्रदेश का प्रशासन ठीक कर दूंगा, यहाँ ऐसी घटना नहीं घटेगी और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
कि मेरा खुफिया तंत्र फेल है, मेरी सीबीआई फेल है, मेरी ईडी फेल है, मेरा खुफिया तंत्र टोटली फेल है। और जहां तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कल आए थे देश में कानपुर के अंदर, और ये भी वो माने कि ये जिम्मेदारी मेरी थी, अगर कुछ ऐसी घटना घटी तो मैं शर्मिंदा हूं, तो अपनी शर्मिंदगी माने आके आदित्य योगीनाथ जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे तंज नहीं कस रहा, मैं तो कह रहा हूँ प्रतिज्ञा करें, जन्म दिवस पे आज प्रतिज्ञा कर लें। यासिर जिलानी शायद आपको जवाब देना चाहते हैं। यासिर भाई आ सकते हैं बीच में आप। देखिए अजय भाई जो बात कह रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये जो सुनियोजित और संगठित तरीका जो बार बार कहा जा रहा है कि आपको मालूम है कि मोस्ट वीआईपी हिंदुस्तान में दो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। एक जो प्रथम व्यक्ति है और दूसरा प्रधानमंत्री। उनकी सुरक्षा का आप अंदाजा लगा सकते हैं, अजय भाई भी जानते हैं, इनके पार्टी के लोग भी प्रधानमंत्री लगातार रहे हैं, तो उनके सुरक्षा में और क्यों सुनियोजित कहा जा रहा है और क्यों अभी आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट खड़े जहां पे हैं, जो परेड और नई सड़क वाला इलाका है, उससे आगे बढ़ेंगे तो चमनगंज का इलाका है, इन सब इलाकों में इसलिए प्रयोग किया गया कि अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती। आप बताइए कि नमाज पढ़ने के बाद आदमी सब्र सीखता है, इत्मीनान सीखता है, यकीन उसे आता है कि हम सब्र से रहें। आप नमाज पढ़ के आप दूसरे समुदाय की दुकानों को क्यों बंद कराना चाह रहे थे? अगर आपको लग रहा था कि आपके अंदर रोष है, आप एहतिजाज करना चाहते हैं, तो अपनी दुकानों को बंद करा लेते। अजय अरोड़ा जी क्विक रिबटल, फिर से मुझे जाना है रिपोर्टर्स के पास। अजय अरोड़ा जी क्विक रिबटल। राशिद भाई बोलें। राशिद भाई मैं कह रहा हूँ जिलानी साहब ने जो बात रखी, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि सुनियोजित था, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? अगर कोई चीज सुनियोजित होती है तो सरकार का दायित्व है। रवि ठीक है रवि, चूंकि आपने एक शब्द बोला है, इसी शब्द पर डिबेट का पिछला 5 मिनट मेरा चल रहा है। रवि, आपने एक शब्द बोला सुनियोजित, यानी प्री प्लान। क्या क्या सुनियोजित था? सुनियोजित के हिस्सेदार कौन कौन थे? प्री प्लानिंग में क्या क्या प्री प्लानिंग की गई थी? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? यूपी पुलिस को सुनियोजित साजिश के सूत्रधार के तौर पर कौन कौन मिला है? सुनियोजित साजिश के कितने तार मिले हैं? ये नेटवर्क अगर प्री प्लान था तो इसने अपनी प्री प्लानिंग में क्या क्या षड्यंत्र रचे थे? रवि, देखिए बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें कुछ 24 लोग गिरफ्तार हुए और 36 लोग चिन्हित किए गए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रुमाल दिखाने वाला जो शख्स है वो सामने आ रहा है, जो गाड़ियां जो ठेले जा रहे हैं उस पर पत्थर रखे हुए हैं, तमाम सारे लोग ऐसे ही लगातार पथराव कर रहे हैं और एक साथ से इतने सारे लोगों को इकट्ठा होना और एक साथ एक ही के साथ चल पड़ना, ये अपने आप में बताता है कि पहले से कहीं ना कहीं सब चीजें चल रही थी और किस तरीके से इशारा हुआ और इशारा होने के बाद फिर ये घटनाक्रम हुआ। तो एक पहले से ही कुछ प्री प्लान रहा होगा। हालांकि ये सारा जो मामला है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत सारी चीजें वो सामने आ सकती हैं। हालांकि पीएफआई कनेक्शन को भी तलाशा जा रहा है, फंडिंग को लेकर देखा जा रहा है कि क्या इसमें कहीं विदेशी फंडिंग का भी कुछ हाथ तो नहीं है। फिलहाल ये है कि कानपुर पुलिस ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यूपी पुलिस की जो नजर है, यानी कि जो मुख्यालय है, उसकी नजर कानपुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे है, यानी कि पूरा सब कुछ दारोमदार है वो क्या विदेशी फंडिंग के भी कुछ इनपुट मिले हैं? क्या इंटरनेशनल फंडिंग के टिप ऑफ हैं आपके पास, शिवराज? जी राशि, अभी जो बात कर बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि जो मुख्य आरोपी है हयात जफर हाशमी, उससे पूछताछ की जाएगी रिमांड पर लेकर और उसके खाते हैं उसकी चेकिंग की जाएगी। उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके कहीं विदेशी फंडिंग हुई है या नहीं। जावेद अहमद जी, चूंकि पिछले कई दिनों में अगर कहीं पर दंगा भड़का है, कहीं पर अगर लड़ाइयां हुई हैं, कहीं पर भी विवाद हुए हैं, तो फिर एक धर्म विशेष यानी मुस्लिम समुदाय सवालों के घेरे में रहा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुस्लिम समुदाय आप जैसे नेताओं के हाथ में खेलता हुआ बलि का बकरा है, कठपुतली है, कल्प्रिट है, विक्टिम है, यानी पीड़ित है या मुजरिम है, या उसे निशाना बनाया जा रहा है? जावेद जी। नहीं देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कोई भी समुदाय हो, हर जगह कुछ न कुछ असाताई होते, उनको अनुपुर शर्मा को किस श्रेणी में रखा जाएगा ये भी तय हो जाना चाहिए। भाई किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कौन किसने किया। पूरी पिछले 8 वर्षों में जिस तरीके से समुदाय विशेष को टारगेट किया है सरकार ने, और उसके बाद जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है, वो लगातार विश्वासघात किया है।
अगर मैं कोट करना, एक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, भारतीय जनता पार्टी के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और उनके पैनल में भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। कोर्ट ने कहा कि अब तो हमें लगता है कि एक स्पेशल कोर्ट आपके लिए बना देनी चाहिए, जहां आप इस तरीके की रोज एक पिटीशन लेकर आए। इस तरीके का जब मौन रखा जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी विसंगतियों को, तमाम तरीके के मतभेदों को उभरने देने की नहीं है। सरकार को चाहिए कि जब इस तरीके की कोई स्थितियां उत्पन्न हो, विसंगति पैदा हो, तो उसको वो समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका में आवे, प्रयास करे। आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से हम आतंकवादी हैं, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, इस मोबाइल में है, किस तरीके से पुलिसकर्मी, एक प्रदीप अहिरवार नाम का, ये शिवराज जी हैं, शायद मालूम होगा। यासिर जी, मैं जावेद अहमद जी ने बड़ी बात कही है, लंबी बात कही है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा आपसे, जावेद अहमद ये कहना चाहते हैं कि देश में या प्रदेश में ऐसे हालात क्यों बनते हैं या नहीं बनने चाहिए, रोम भी नहीं जलना चाहिए और किसी नीरो को बांसुरी भी नहीं बजानी चाहिए। ये जावेद अहमद ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, जवाब दें आप। जी, मैं 2 सेकंड में जावेद अहमद वर्सेस यासिर जिलानी, समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही बोले आप, दोनों ही बोले। वर्सेस का सेशन ओपन है, वर्सेस का सेशन ओपन है। यासिर जिलानी आप भी बोले, रसूल है, आला जात है। देखिए यासिर जिलानी आप भी बोले। जावेद भाई, देखिए मैं पोस्ट पर गिरफ्तारी हो जाती है और नुपुर शर्मा इतना बड़ा घटनाक्रम कर दे, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाए, जो कुछ हुआ। जावेद अहमद जी, पहली बात तो मेरी ये सुन लीजिए, पहली बात तो ये सुन लीजिए, अगर पैगंबर पर कोई भी किसी भी तरह का कमेंट करता है तो पैगंबर की हस्ती इतनी हल्की नहीं है कि इतने भर से उनकी हस्ती या उनकी बुनियाद हिल जाए, ये भी समझने की जरूरत है। यासिर जिलानी आइए बीच में, यासिर जिलानी बीच में, आप यासिर जिलानी बीच में आइए, यासिर जिलानी आएंगे, यासिर जिलानी आइए बीच में। उनकी हैसियत को, उनके मर्तबे को, और तो अल्लाह ने उनको मोहसिने इंसानियत बनाकर, बोले यासिर जिलानी बोले, यासिर भाई बोले, लेकिन चुप ना रहे यासिर भाई। अगर देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर कोई उसका गलत फायदा उठाना चाहता है भारत के तो सरकार मुसलमानों की को जिम्मेदारी क्या है? 2014 से पहले ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार आ जाती है तो आपको भारत में रहने नहीं दिया जाएगा, आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। CNRC में आपने देखा, और तमाम ऐसी जगहों पे इनके नेताओं ने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया, यासिर भाई, यही तो समस्या है। क्या बार-बार मुगल औरंगजेब बांग्लादेश रोहिंग्या के नाम पर भारतीय मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा? अब देश की दूसरी सत्ता बड़ी आबादी है, हमारा कहाँ पर स्थान है ये बताइए, ये बताइए। आप पोलराइजेशन के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए चीन के खिलाफ आप एक सच बोलने की हैसियत में नहीं, पेंगांग झील पर चीन ने दूसरा कुंड बना लिया, अरुणाचल के गाँव में चीन भारतीय जनता पार्टी के सांसद उस पर कोई बात नहीं करेंगे और पूरी यासिर जी, जावेद जी, अजय अरोड़ा जी, इसके अलावा कानपुर से शिवराज साहू मेरे साथ में थे, लखनऊ से रवि आप रिपोर्ट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे डिबेट में रहने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए। शिवराज आपका और रवि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं कहना चाहूंगा, कोई भगवान, कोई संत, कोई पीर या पैगंबर, उसकी हस्ती इतनी हल्की नहीं होती है कि किसी के भी कमेंट से कद या उनकी मर्यादा छोटी हो जाए या कम पड़ जाए। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि एक बयान की वजह से किसी को भी ये मौका नहीं मिलना चाहिए या फिर किसी को भी के लिए भी ये मैदान नहीं खुल जाता है कि दंगे भड़काने लगे। और अगली बात यह है कि अगर PFI का नाम इतने विवादों में रहा है तो अभी तक PFI बैन क्यों नहीं है?